हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिगेंद्र वशिष्ठ वशिष्ठ लॉ क्लासेस की ओर से आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का 7th वीडियो है और वशिष्ठ लॉ क्लासेस का 20th वीडियो है, 20वां वीडियो है। देखिए स्टूडेंट्स, आपके लिए बहुत मेहनत हो रही है और कॉन्स्टिट्यूशन का भी देखिए 7th वीडियो है। 6 वीडियो कॉन्स्टिट्यूशन पर आ चुके हैं और आपको देखिए शेड्यूल, हिस्ट्री और आर्टिकल 1 से लेकर अब तक देखिए ये पूरा ये मैं वीडियोस में समाहित कर चुका हूँ। तो देखिए आप उन वीडियोस को देखिए तो फिर आपके लिए वो कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट आप अच्छे से समझ पाएंगे। आगे का देखिए कुछ थोड़ा सा मुझे ये कहना पड़ेगा कि थोड़ा सा डिले हो गया है इस वीडियो को आने में, 7th वीडियो को। तो वो थोड़ी सी मेरी पर्सनल प्रॉब्लम्स थी, इसलिए मैं शायद वीडियो नहीं बना पाया। तो स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है 7th, इस वीडियो में आपका आर्टिकल 89 से स्टार्ट होगा और हमने देखिए लास्ट वीडियो में आपका 177 तक कंप्लीट कर लिया था, आर्टिकल 177 एंड आपका 88 तक। ठीक, अच्छा, अब ये दोनों अलग अलग एक्चुअल में एक बार में ही ये दोनों आर्टिकल्स हम लेके चल रहे हैं, तो ये थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न होगा। जो लोग नए स्टूडेंट्स मेरा वीडियो देख रहे हैं ये वाला, तो देखिए मैं उन्हें बता दूं, लास्ट वीडियो में मैंने क्लियर बताया था कि एक फॉर्मूले के आधार पर हम ये दोनों आर्टिकल्स एक साथ लेके चल रहे हैं। देखिए वो फॉर्मूला है आपका केंद्रीय उपबंध प्लस 89 इज इक्वल्स टू राज्य का उपबंध, राज्य उपबंध। मतलब देखिए सेंट्रल प्रोविजन जो है उसमें यदि 89 आप ऐड कर लोगे तो आपको राज्य का उपबंध मिल जाएगा। प्रोविजंस ऑफ स्टेट प्रोविज़न आपके लिए मिल जाएंगे। और देखिए यहाँ सेंट्रल प्रोविज़न है, तो ये एक बहुत अच्छा फार्मूला काम कर रहा है हमारे लिए और अभी तक तो देखिए इससे बहुत अच्छा समझ में भी आया होगा आप लोगों के लिए। तो मेरे हिसाब से देखिए इससे थोड़ा सा इजी हो जाता है। लगभग आपके 125 से लेके 130 आर्टिकल्स जो हैं वो लगभग इस फॉर्मूले से, और एक फार्मूला और मिलेगा आपके लिए जो कि रहेगा 112 से लेकर 124 तक। मतलब सिर्फ उसमेम 12-13 आर्टिकल्स हैं और वो और प्लस 12 to 13 और मतलब लगभग 24-25 आर्टिकल्स टोटल आपके उस छोटे से फॉर्मूले से आपको समझ में आ जाएंगे इजीली। तो स्टूडेंट्स, मैं अब आपको देखिए आगे का स्टार्ट करने से पहले आपसे कहूँगा सभी से, जिन्होंने वशिष्ठ लॉ क्लासेस का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत मेहनत कर रहा हूँ देखिए आपके लिए। वर्ड बाय वर्ड हम लोग पढ़ रहे हैं, वर्ड बाय वर्ड पढ़ रहे हैं। देखिए हम जो जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है वो सारे आपको बताए जाएंगे और जो यदि किसी आर्टिकल को समझने में कोई प्रॉब्लम है, आपको याद रखने में प्रॉब्लम है, तो मैं उसके लिए ट्रिक भी देता हूँ। देखिए तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज आर्टिकल 89 से। 89 देखिए, संसद के अधिकारी, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, इसके बारे में बताया गया था। चेयरमैन एंड द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ये 89 में है। अच्छा, इसमें देखिए क्या लिखा है, देखिए राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, पहला भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो देखिए इस सच हम पहले भी कहीं देख चुके हैं, आर्टिकल 64 में भी हमने यही सेम वर्ड्स देखे थे। आप लोग पीछे पेजेस टर्न करिए अपने आपकी बुक के, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर भी यही लिखा है कि उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। ठीक है, तो ये आप आर्टिकल 64 से रिलेट कर सकते हैं इसके लिए, आर्टिकल 89(1) को। अच्छा, अब थोड़ा सा हम ये भी ध्यान रख लें, जल्दी जल्दी हम स्पीडली पढ़ेंगे तो इस बीच में हम थोड़ा सा करंट नॉलेज भी हमें मिलना चाहिए कि अभी हमारे राज्यसभा के सभापति कौन हैं। तो राज्यसभा के सभापति देखिए हमारे अभी हैं आपके वेंकैया नायडू जी, जो कि उपराष्ट्रपति हैं, और वेंकैया नायडू जी हमारे अभी राज्यसभा के सभापति हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा ये बात आती है कि उपसभापति कौन है। फिर उपसभापति हैं हमारे हरिवंश नारायण सिंह जी। ठीक है स्टूडेंट्स, हरिवंश नारायण सिंह जी आपके उपसभापति हैं अभी वर्तमान में।
तो पहले उपसभापति कौन थे ये भी हमें पता होना चाहिए। पूछा जा सकता है कि फर्स्ट आपके डेप्टी चेयरमैन कौन थे राज्यसभा के, तो उनका नाम नोट कर लीजिए आप लोग, SV कृष्णमूर्ति राव। SV कृष्णमूर्ति राव जी आपके राज्यसभा के प्रथम उपसभापति थे। देखिए सभापति तो राष्ट्रपति होते हैं, तो प्रथम आपके उपराष्ट्रपति होते हैं। देखिए उपराष्ट्रपति होते हैं सभापति, तो उपराष्ट्रपति तो हमारे आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, तो वही फिर उस समय राज्यसभा के सभापति होंगे प्रथम, तो वो तो हमें पहले से ही पता है। लेकिन हाँ इनका नाम ज़रूर नहीं पता था उपसभापति जी का आप लोगों को, तो वो नोट कर लीजिए, SV कृष्णमूर्ति राव जी। ठीक है, ये थे आपके राज्यसभा के प्रथम उपसभापति। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आती है बात देखिए कि राज्यसभा, इसका दूसरा क्लॉज देखिए, राज्यसभा यथाशक्य शीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी और जब जब उपसभापति का पद रिक्त होता है तब तब राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को उपसभापति चुनेगी। ठीक है, जनरल बात है। देखिए अब 89 में यदि हम 89 ऐड करते, क्योंकि अभी तो हमारा वही फॉर्मूला चल रहा है, देखिए तो हमें मिलेगा 178। 178 है आपका विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, प्रत्येक राज्य की विधानसभा यथाशीघ्र शीघ्र अपने दो सदस्यों, क्योंकि यहाँ कोई पदेन तो होता नहीं अधिकारी, ठीक है ना, तो ये विधानसभा में ही अपने उन्हीं में से जो विधानसभा के मेंबर्स हैं, जो वहाँ के आपके MLAs हैं, विधायक हैं, वो ही आपस में से एक को विधानसभा अध्यक्ष चुनते हैं और एक को विधानसभा का उपाध्यक्ष चुनते हैं। बस यही 178 में है। उसके बाद देखिए आपका 90 उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। तो देखिए राज्यसभा के उपसभापति के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य यदि राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता है, डेफिनेटली देखिए यदि वो राज्यसभा के सदस्य नहीं रहेंगे तो फिर अपना पद रिक्त कर देंगे, और किसी भी समय राष्ट्रपति को, किसी भी समय सभापति को, उपसभापति वाली बात है, देखिए उपसभापति वाली बात चल रही है, क्योंकि देखिए सभापति तो आपके उपराष्ट्रपति हैं ही, ठीक, तो उनसे रिलेटेड इसमें यहाँ नहीं मिलेगा आपको, उनसे रिलेटेड हम उपराष्ट्रपति पढ़ चुके हैं पीछे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आपके लिए उपसभापति का पद रिक्त होना ही इसमें मिलेगा, पद त्याग और पद से हटाए जाना। तो ये देखिए सभापति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेंगे। और उसके अलावा देखिए इनको इसके एक तरीका और है, राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा। और इसमें देखिए 14 डेज की सूचना देने वाली बात भी दी गई है, तो ये भी आप लोग इसको ध्यान से समझिए। 90 के बाद देखिए मैंने फिर 89 इसमें ऐड किया, तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना, ये हमें वही मिलता जुलता मिल रहा है। देखिए तो ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यहाँ दोनों इसलिए हैं क्योंकि कोई पदेन नहीं है ना यहाँ पर, वहाँ पर पदेन थे आपके एक्स ऑफिसियो थे, कौन, उपराष्ट्रपति, सभापति थे, इसलिए वहाँ पर सभापति और उपसभापति मेंशन नहीं है, वहाँ पर सिर्फ उपसभापति है, लेकिन यहाँ पर कोई एक्स ऑफिसियो तो है नहीं, तो इसीलिए यहाँ पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों मेंशन है। अब देखिए जो अब कैसे इनका पद त्याग वाली बात आएगी, तो देखिए यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहते हैं, यदि विधानसभा के सदस्य नहीं रहेंगे, यदि ये विधायक नहीं रहेंगे, तो फिर कैसे अपने पद पर बने रहेंगे, तो उनका पद रिक्त हो जाएगा। किसी भी समय यदि अध्यक्ष है तो उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष हैं तो अध्यक्ष को अपना पद त्याग कर सकेंगे हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा। ठीक है, अब इनको देखिए बहुमत से भी हटाया जा सकता है, संकल्प से, तो वही इनका देखिए 14 डेज वाला सूचना पत्र यहाँ पर भी वही है। अब इसके बाद देखिए हम पढ़ते हैं इसमें 90 के बाद हमारा पढ़ने वाली जो है आपकी सेक्शन वो है 93 ज़रूर इम्पोर्टेंट सेक्शन है। देखिए
आर्टिकल है, देखिए सॉरी आर्टिकल है लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। आर्टिकल 93 जो है वो अब लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष है। तो लोकसभा यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को उपाध्यक्ष, एक को अध्यक्ष और दूसरे को उपाध्यक्ष चुनेगी अपने लोकसभा के सदस्यों में से ही। ठीक है, तो ये हमारा 93 है। अब हमें पता होना चाहिए कि हमारी लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो लोकसभा अध्यक्ष देखिए आपके वर्तमान में ओम बिरला जी हैं। ओम बिरला आपके लोकसभा के अध्यक्ष हैं। और प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, मतलब प्रथम लोकसभा था लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, दोनों में से किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये भी 2-3 बार तो पूछा गया है, देखिए सिविल जज में भी और एडीपीओ में भी इनका नाम पूछा गया है। तो इनका नाम है देखिए गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक, GV मावलंकर भी इनका नाम लिखा होता है और पूरा नाम इनका गणेश वासुदेव मावलंकर है। तो देखिए थोड़ा सा नाम आप में से किसी ने, शायद बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने सुना होगा, नहीं सुना होगा अधिकतर इनका नाम। तो थोड़ा सा यदि हम नाम भूल रहे हैं इनका, तो आप बस इतना ध्यान रखना कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष की बात चल रही है, प्रथम पूजनीय गणेश जी होते हैं हमारे। तो बस वो कहीं ना कहीं से हमारे दिमाग में आ जाएगी ये बात, क्योंकि ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। देखिए आपके ऑप्शंस में इनका नाम भी होगा एक, और बाकी अदर नेम्स होंगे। तो अदर्स में से अब आप समझ जाओगे कि हाँ वशिष्ठ सर ने बताया था प्रथम पूजनीय तो गणेश जी हैं, किसी न किसी के लिए तो बताया था और वही इनका नाम लिखा है, मतलब वो क्लिक कर जाएगा आपको। देखिए गणेश वासुदेव मावलंकर आपके लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, अब ये हमारी क्लियर हो गई बात। अब उसके बाद देखिए उपाध्यक्ष वाली बात आए तो उपाध्यक्ष देखिए प्रथम उपाध्यक्ष थे लोकसभा के M अनंत शयनम अय्यंगर जी। M अनंत शयनम अय्यंगर जी आपके लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे, प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष थे या लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे, ये आप ध्यान रख सकते हैं। अभी वर्तमान में तो ये पद रिक्त है, हाल फिलहाल तो किसी का इस पर चयन नहीं हुआ है, तो ये वैकेंट है सीट अभी। पर हाँ ये आप प्रथम वाला ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये नाम भी इनका थोड़ा सा रेयर है, M अनंत शयनम अय्यंगर जी। ठीक है, तो ये हमारी हो गई अब लोकसभा वाली बात। अब आते हैं देखिए हम कि 93 के बाद हम फिर 89 ऐड करेंगे इनमें, तो हमारे हो जाते हैं 182 विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। तो विधान परिषद के सभापति, तो देखिए ये हर राज्य में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर राज्य में विधान परिषद है नहीं। ठीक, तो जहाँ जहाँ है तो वहाँ वहाँ अपने विधान परिषद में से ही एक को अपने सदस्यों में से ही एक को सभापति चुनेंगे और एक को उपसभापति चुन लेंगे। तो ये हमारा 182 हो गया। थोड़ी सी रेयर है ये आर्टिकल कभी पूछा नहीं गया, पर हाँ चूँकि हम दोनों को साथ पढ़ रहे हैं, केंद्र का उपबंध और राज्य का उपबंध, इसलिए हमने इसे पढ़ लिया। अदरवाइज 93 इसका इंपॉर्टेंट है इस आर्टिकल को। और 94 और देख लीजिए, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, तो ये भी आया है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना पद रिक्त करते, किसको अपना क्या कहते हैं पद त्याग का आपको किस तरीके से हस्ताक्षर लेख द्वारा पद त्याग, किसको अपना पद त्याग करते हैं देकर, तो ये जो है ये चीज़ें ही बस पूछी जाती। तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग करेंगे, और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को, बस इतना ही समझने वाली बात है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को लोग ये अपना पद। अच्छा, और दूसरा क्या है देखिए, यदि वो वहाँ के मेंबर नहीं रह जाते हैं, तो ये तो हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, क्या यदि वो उस सदन के मेंबर नहीं रह जाते तो उनका पद रिक्त हो जाएगा। और उसके बाद देखिए बहुमत जो वहाँ पर मेजॉरिटी है उनके संकल्प द्वारा भी इनको हटाया जा सकेगा। और वही 14 डेज वाली सूचना वाली बात है, तो सब जगह वही कॉमन है, बार बार उसको आप दिमाग में ना रखें तो बेहतर है। पर हाँ एक बार यदि समझ लें कि 14 डेज का नोटिस देना पड़ेगा, सूचना ना देनी गई, सूचना संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की यदि सूचना नहीं दी गई है तो फिर सच प्रस्तावित नहीं किया जाएगा संकल्प।
ठीक है। अब बात आती है, देखिए लोकसभा का विघटन किया जाता है तो विघटन के पश्चात होने वाले लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेंगे देखिए, क्योंकि जो दूसरे चुने जाएंगे तो उनको चुनने के लिए भी किसी अध्यक्ष की आवश्यकता पड़ती है ना, अध्यक्षता तो वो करेंगे। तो इसलिए देखिए क्या, जब तक नए नहीं बन जाते तब तक के अपने पद पे रहते हैं। ठीक, अब उसके बाद आती है देखिए 94 में यदि हम 89 ऐड करेंगे तो आपका वही सेम वही चीज़ आ रही, सभापति उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। तो सभापति उपसभापति को हस्ताक्षर से लेख द्वारा पद त्याग कर सकेंगे और उपसभापति सभापति को। तो ये थोड़ी सी सिंपल चीज़ें आपको लग रही होंगी और सिंपल ही तरह से मान के चलिए। हाँ, इनके नंबर जरूर आर्टिकल के आपको ध्यान रखना है। 94 के बाद अब पढ़ने वाली बात आती है आपकी, अब पढ़ने वाली सेक्शन आती है 99, सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। तो देखिए शपथ या प्रतिज्ञान हम पहले भी शेड्यूल में पढ़ चुके हैं। ये शपथ 3 अक्षर है ना, तो 3 अक्षर मतलब शेड्यूल नंबर 3 में। इस तरीके से मैंने एक शेड्यूल वाला एक वीडियो बनाया है, जिन्होंने नहीं देखा तो प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा। बहुत सिंपल आपको लगेगी शेड्यूल, सारी पूरी की पूरी 12 शेड्यूल्स जो हैं वो आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। तो देखिए ये सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान हमारी आर्टिकल 99 में है, आर्टिकल 99 में है। अच्छा, यहाँ पर क्या है देखिए, संसद के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा, प्रतिज्ञान करेगा। तो अब यही सेम टू सेम 99 में यदि हम 89 ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा देखिए, तो हमें मिलेगा 188। यहाँ पर भी सेम वर्डिंग्स मिलेंगे देखिए, सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। पर ये क्या है, चूंकि राज्य का आपका प्रावधान है ना, स्टेट वाला स्टेट प्रोविजन है, तो ये आपका विधानसभा से संबंधित और विधान परिषद से संबंधित आएगा। तो ये चीज़ जो है ये आप इसी तरीके से बस 3rd शेड्यूल में यहाँ पे भी है, 3rd शेड्यूल वहाँ पर भी है। तो ये 99 और 188 कंफ्यूज मत हो जाना बिल्कुल। आपको लगेगा कि तो सेम हेडिंग है, बिल्कुल सेम, ठीक, लेकिन वो केंद्र के लिए है और ये राज्य के लिए है, बस इतना अंतर है। तो यदि हमें 99 पता है तो हम 188 भी प्लस 89 कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। और उसके बाद देखिए आती है बात 100 की। 100 भी सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। ये अच्छा आर्टिकल है देखिए। अब voting in houses, power of houses to act notwithstanding vacancies and quorum, मतलब quorum कंप्लीट गणपूर्ति होना है, किस तरीके से होना है, ये सब इसके बारे में मिलेगा। सदनों में मतदान, तो देखिए इस संविधान में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय प्रत्येक सदन की बैठक में या सदनों की संयुक्त बैठक में सभी प्रश्नों का अवधारण अध्यक्ष को अथवा सभापति या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को छोड़कर, ये अंडरलाइन करके चलिए, इनको छोड़कर उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा। तो इतना तो हमें देखिए समझ में आता ही है, अंडरस्टूड है तो, कि जो वहाँ पर उपस्थित हैं वो लोग अपनी मेजॉरिटी से किसी चीज़ को तय करेंगे। अब यदि देखिए उनमें अध्यक्ष को और आपके सभापति या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले जो व्यक्ति हैं उनको वोटिंग का राइट उस समय नहीं है, वो उस समय वोट नहीं देंगे। लेकिन अब फिर वो कब देंगे, वो तब देंगे देखिए जब इक्वल वोट्स हो गए हों। यही इसमें लिखा है देखिए, सभापति या अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथमतः तो वोट नहीं देगा, मतलब पहली बार में तो देखिए वो वोट नहीं देंगे, किंतु मत बराबर होने की दशा में जब इक्वल वोट्स हो जाएंगे तो फिर उनका निर्णायक मत होगा। डेफिनेटली जब इक्वल वोट्स हैं तो फिर उनका डिसाइडिंग वोट रहेगा उन्हीं का, किसका, अध्यक्ष का या सभापति का। बस यही इसमें लिखा है। अब उसके बाद देखिए एक और आती है आपकी बात, कोरम कंप्लीट होने के लिए कितने मेंबर्स चाहिए इनके, तो 3 में लिखा है देखिए 100 का 3 में, कि जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां हिस्सा होगी। ये चीज़ अच्छी है, देखिए ध्यान रखिए। जैसे कि अब आपके फॉर एग्जांपल 500 यदि है, फॉर एग्जांपल 500 है तो 10वां हिस्सा होता है 50,
ठीक है, तो यदि 50 है तो फिर आपका अधिवेशन चालू रहेगा, मतलब कोरम कंप्लीट है ना, गणपूर्ति है। अब इतने नहीं है यदि, तो फिर वो अधिवेशन चालू नहीं रहेगा। यदि सदन के अधिवेशन में किसी समय गणपूर्ति नहीं है, ये आपका 4 देखिए, 100 का 4, तो सभापति या अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह सदन को स्थगित कर दे या अधिवेशन को तब तक के लिए निलंबित कर दे जब तक कि गणपूर्ति नहीं हो जाती है। बस यही 100 अच्छा आर्टिकल है। देखिए ये एग्जाम में पूछा गया है आपके। अब इसके बाद देखिए 100 में 89 ऐड करेंगे तो 189 हो जाएगा। 189 देखिए वही चीज़ है, सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों में कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति, यही तो बिल्कुल सेम 100 में है, सेम टू सेम 100 में है। बस आपको पता होना चाहिए कि ये संसद के सदनों वाली बात चल रही है और यहाँ पर ये राज्य के सदन, राज्य में जैसे विधानसभा है आपका विधान परिषद, ये पूरा 189 उससे रिलेटेड। आप जब इसे पढ़ेंगे सेम टू सेम आपको बिल्कुल वही का वही मिलेगा, कोई चेंज नहीं मिलेगा। वही 10वां भाग कोरम कंप्लीट होने के लिए चाहिए यहाँ पर भी। अब जैसे किसी विधानसभा में 200 सदस्य हैं तो एटलीस्ट 20 तो होना चाहिए अधिवेशन के लिए चलने के लिए, अदरवाइज फिर वो स्थगित हो जाएगा अधिवेशन, ठीक, तब तक जब तक कि कोरम कंप्लीट नहीं हो जाता। यही आपका लिखा है 189 में, ठीक। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका पढ़ने योग्य जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है वो आ सकता है सदस्यता के लिए निरहताएँ, डिस्क्वालिफिकेशंस फॉर मेंबरशिप, ठीक, ये वाला आ सकता है, आया नहीं आज तक कभी, पर हाँ ये आ सकता है। सदस्यता के लिए निरहताएँ, कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निर्हित होगा। अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग चूजन एज एंड फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो देखिए क्या क्या इसकी कंडीशंस दी गई हैं। नंबर 1 देखिए, यदि वह भारत सरकार के किसी राज्य की सरकार के अधीन ऐसे पद को छोड़कर जिसको धारण करने वाले का निर्हित ना होना संसद के विधि द्वारा घोषित किया गया है, कोई लाभ का पद धारण करता है। तो ये 2 लाइनें जो इतनी सारी लिखी ना, आप तो सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि कोई लाभ का पद यदि धारण करता है, यदि वह विकृत चित्त है, अनसाउंड माइंड का है, और सक्षम न्यायालय ने ऐसी घोषणा भी कर दी है, और यदि वह दिवालिया हो गया है और उसके बाद भारत का नागरिक नहीं रहते हैं, ठीक है। और एक लास्ट इसका पॉइंट और है कि किसी लॉ ने यदि इनके लिए किसी विधि द्वारा इनके लिए डिस्क्वालीफाई कर दी, कोई सा भी लॉ हो सकता है, उनके द्वारा यदि इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, तो ये 5 पॉइंट से देखिए, ये जिसके आधार पर सदस्य के डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है। अब इसका दूसरा देखिए, दूसरा वही है जो 10वीं अनुसूची वाली बात दी गई है। तो 10वीं अनुसूची मैंने शेड्यूल में आपको बताया, द से 10 और द से दल परिवर्तन, तो एज सच आपको बहुत अच्छा दिमाग में क्लिक रहेगा, याद भी रहेगा, भूलोगे भी नहीं, ठीक। तो ये दूसरा वाला जो इसमें जोड़ा गया है, ये वाला आपका देखिए 52nd अमेंडमेंट से ये आपका 102 का क्लॉज 2 जोड़ा गया है। 52वां संविधान संशोधन, देखिए अब वही तो है, वही चीज़ तो वहाँ देखिए, आप शेड्यूल पढ़ोगे तब आपको और अच्छा क्लियर होगा। 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 द्वारा, ठीक। तो ये वाला पॉइंट भी फिर इसीलिए बाद में ही जोड़ा गया, क्या कि जो कोई व्यक्ति सदन के किसी सदन का, संसद के किसी सदन का सदस्य होने के लिए निर्हित होगा, यदि वह 10वीं अनुसूची के अधीन इस प्रकार डिस्क्वालीफाई हो जाता है, दल बदल के आधार पर, दल परिवर्तन के आधार पर डिस्क्वालीफाई हो जाता है, तो फिर माना जाएगा उन्हें, ठीक। तो ये 102 हो गया। देखिए अब 102 में 89 ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 191। 191 भी तो वही है, देखिए सदस्यता के लिए निर्हताएँ, सदस्यता के लिए निर्हताएँ, यहाँ पे भी वही है, वहाँ बस यहाँ पे राज्य का है, राज्य के सदस्यों के बारे में बताया गया है। तो सेम वही के वही 5 पॉइंट है जो वहाँ थे, कोई चेंज नहीं है, तभी तो ये फॉर्मूला काम आ रहा है। देखिए आपका एक चीज़ पढ़ रहे हैं और दूसरी चीज़ क्लियर हो रही है, ठीक। कभी नहीं भूलोगे आप, कभी नहीं भूलोगे। यदि आपको ये पता है कि केंद्र में 102 में 102 में डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया, तो आप सीधे उसमें 89 ऐड करोगे तो 191 आपको राज्य के उपबंध में आपको आंसर मिल जाएगा,
एज इट इज़ पूरा का पूरा वही है, कहीं कोई चेंज नहीं। यहाँ तक कि भी जो अमेंडमेंट वाली जो क्लॉज 2 है वो भी इसमें मेंशन किया गया है, सेम, कोई अंतर नहीं है। अब उसके बाद देखिए आपके पढ़ने वाली जो आर्टिकल है, पढ़ने वाला आर्टिकल अब आपका आता है देखिए सीधे विधायी प्रक्रिया, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, जो कि 107 आर्टिकल है। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा आर्टिकल है, इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, आपको इसको अच्छे से समझना चाहिए कि ये है क्या। ये थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा क्योंकि देखिए ये विधायी प्रक्रिया के बारे में, विधेयकों के बिल जो पेश होते हैं ना आपके संसद में, बिल जो पेश होते हैं आपके लोकसभा में, राज्यसभा में, ये उनसे रिलेटेड बातें हैं, ठीक। तो 107 के बाद देखिए आपका 108, 109, 110, 111, ये पूरे आर्टिकल्स आपको पढ़ना पड़ेंगे। और इधर आपके लिए जब आप 107 में 89 ऐड करोगे तो आपका 196 हो जाएगा। तो देखिए 196 में ही तो है, 196 में ही से, तो यहाँ से देखिए विधायी प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो हमें तो सिर्फ कैलकुलेट करना, याद रखना देखिए बहुत मुश्किल हो जाता है, याद रखना मुश्किल होगा। हाँ 107 याद आप रख सकते हो, 107 आप याद रख सकते हो, 107। तो देखिए 107 क्या है, 107 को आप विधेयकों के पुरस्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध, प्रोविजंस एज टू इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल्स, कहाँ पर बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है, एज सच इसमें सारी चीज़ें मिलेगी आपको। बिल के बारे में अच्छे से समझना है तो स्टूडेंट ध्यान से अच्छे इसको नोट करते जाइए और वीडियो बहुत अच्छे से देखिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी करिए। देखिए 107 जो है धन विधेयकों और अन्य वित्त विधेयकों के संबंध में 109 और अनुच्छेद 117 के उपबंधों के अधीन रहते हुए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 109 और 117 में जो लिखा है हम वहाँ पढ़ेंगे आगे चलकर, ठीक। उनमें जो लिखा है वो अलग बात है। यहाँ पर जो है कोई भी विधेयक, मतलब इनके अलावा, धन विधेयक और वित्त विधेयक के अलावा जो भी विधेयक है सारे, ठीक, वो संसद के किसी भी सदन में आरंभ हो सकेंगे, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 109 एंड 117 विद रिस्पेक्ट टू मनी बिल्स एंड अदर फाइनेंशियल बिल्स। A bill may originate in either house of पार्लियामेंट, किसी भी हाउस में, राज्यसभा में या लोकसभा में। ये हम देखिए केंद्र वाले उपबंध पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे सिर्फ राज्यसभा और लोकसभा ही आएगा। हाँ यदि हम वहाँ चले जाएंगे कहाँ पर, राज्य वाले उपबंध में 89 ऐड करके, तो फिर हमें विधानसभा या विधान परिषद लिखा मिलेगा वहाँ पर। बिल्कुल सिंपल है कॉन्स्टिट्यूशन, यदि आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो, ठीक। अब ये हमें पता चल गया, इसको हम कहेंगे देखिए साधारण विधेयक, इसको हम साधारण विधेयक कहेंगे। यदि कोई पूछेगा साधारण विधेयक, क्योंकि देखिए उन्होंने स्पष्ट कह दिया ना कि धन विधेयक और वित्त विधेयक को छोड़कर तो बाकी रिमेनिंग जो विधेयक बचते हैं आपके, उनको आप साधारण विधेयक कह सकते हो। एज सच इसमें देखिए कहीं मेंशन नहीं है कि साधारण विधेयक है, लेकिन एक या दो बार एग्जाम में पूछा गया था कि साधारण विधेयक आपके किस आर्टिकल में है, तो आपके लिए उसमें बताना है साधारण विधेयक के लिए उसकी प्रक्रिया 107 में है, 107। अब इसका दूसरा क्लॉज पढ़िए, देखिए अनुच्छेद 108 और 109 के अधीन रहते हुए। अब 108 में देखिए क्या है, 108 में आपकी ज्वाइंट सिटिंग वाली बात है, और 109 तो मनी बिल से रिलेटेड है ही है, तो वो उनके अधीन रहते हुए कोई विधेयक संसद के सदनों द्वारा तब तक पारित किया गया नहीं समझा जाएगा जब तक संशोधन के बिना या केवल ऐसे संशोधन सहित जिन पर दोनों सदन सहमत हो गए हैं उस पर दोनों सदन सहमत नहीं हो जाते हैं। क्लियर, मतलब देखिए आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए कोई बिल यदि पास होता है, फॉर एग्जाम्पल किसी राज्यसभा में कोई बिल पास हो रहा है, ठीक, और वो वहाँ से हो जाता है तो उसके बाद लोकसभा भेजा जाएगा। अब लोकसभा में भी यदि वो एग्री होते हैं किसी अमेंडमेंट्स के साथ में या बिना अमेंडमेंट के ही, तो फिर वो राष्ट्रपति के पास जाएगा और फिर वो आपका बिल आपका फाइनली जो है वो लागू हो जाएगा, ठीक है। आपका बिल जो है वो पास फाइनली माना जाएगा और फिर वो कानून बन जाएगा। कानून ऐसे ही तो बनाए जाते हैं देखिए, है ना। तो ये आपका प्रोसीजर हो गया। अब ये तो राज्यसभा ने बताया, लोकसभा में यदि होता है तो वो राज्यसभा के पास भेजा जाएगा। अब इसके बाद कुछ कंडीशंस इसमें आती है, क्या है देखिए, लैप्स होने वाली बात आ रही है इसमें कि संसद में लंबित
विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण व्यपगत नहीं होगा। कोई सा भी सत्र यदि अवसान उसका हो जाता है, समाप्त हो जा रहा है सत्र, तो सेशन हो जाए भले, लेकिन बिल लैप्स नहीं होगा। और राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसको लोकसभा ने पारित नहीं किया है, राज्यसभा में लंबित है, लोकसभा में पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होगा, मतलब लैप्स नहीं होगा। ये चीज़ें थोड़ी सी डाउट क्रिएट करती है, लेकिन बहुत इजी है यदि आपके दिमाग में आ गई तो। देखिए, राज्यसभा में पेंडिंग है और उसके बाद लिखा है लोकसभा ने पारित नहीं किया है, इसका मतलब क्या, राज्यसभा में पेंडिंग है, लोकसभा में तो अभी वो गए ही नहीं, लोकसभा ने उसे पारित ही नहीं किया। तो जब लोकसभा ने पारित नहीं किया तो उसका यदि डिसोल्यूशन हो जाता है, विघटन हो जाता है, तो वो बिल आपका लैप्स नहीं होगा। बस इतना ही 4 में लिखा है। 5वां देखिए, कोई विधेयक जो लोकसभा में लंबित है, और जो लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है। आप देखिए, जो लोकसभा में लंबित है या जो लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है और राज्यसभा में लंबित है। अब देखिए, एक जहां से पारित कर दिया गया और कहां पर चला गया, वो राज्यसभा में लंबित है, मतलब जिसने पास कर दिया उसके लिए यदि उसी का विघटन हो जाए, बिल पास किसने किया, लोकसभा ने, ठीक, और भेज दिया किसको, राज्यसभा को। अभी राज्यसभा में भी फाइनल डिसाइड नहीं हुआ, ठीक, जब तक वो वहां डिसाइड हो रहा है तब तक कि लोकसभा का डिसोल्यूशन हो गया। तो भाई जिसने बिल को ओरिजिनेट किया था, जहां पर ओरिजिनेट हुआ था बिल, वही यदि डिसोल्यूशन हो जाता है, विघटन हो जाता है, तो फिर बिल भी लैप्स हो जाएगा। बस इतना ही है आपका 107 का 5, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। ये आपकी पूरी प्रक्रिया हो गई आपकी साधारण विधेयक से संबंधित। यही सेम टू सेम प्रक्रिया 107 प्लस 89 आप करेंगे तो 196 में आ जाएगी। क्या, धन विधेयक और अन्य वित्त विधेयकों के, अब धन विधेयक यहाँ पर 109 है, तो 109 प्लस 89 करेंगे तो 198 हो जाएगा, ठीक। और अनुच्छेद 207 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई विधेयक विधान परिषद वाले राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन में आरंभ हो सकेगा। ये लाइन इसलिए लिखना पड़ती है क्योंकि हर राज्य में तो विधान परिषद है नहीं, ठीक है ना, इसलिए किसी भी सदन में प्रारंभ हो सकेगा जहां पर विधान परिषद है, या तो विधानसभा में या विधान परिषद में, ठीक। अब जहाँ विधान परिषद नहीं है तो वहाँ तो फिर विधानसभा में ही होगा, कोई जब दूसरा सदन है ही नहीं तो वो तो बिल आपका विधानसभा में ही पेश होगा। और वही सेम टू सेम जो यहाँ पर 107 में पूरी प्रक्रिया है, वहाँ पूरा एज इट इज, कोई वर्डिंग चेंज ही नहीं है, बस लोकसभा जहाँ है वहाँ विधानसभा, और जहाँ पर आपका राज्यसभा है वहाँ विधान परिषद लिखा हुआ है और कुछ नहीं। तो मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा ही होगा, मैंने बताया था ना, अपन पढ़ने के लिए क्या पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ने के लिए ये पढ़ रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि संसद जो है उसको हम विधानमंडल मान रहे हैं, और विधानसभा लोकसभा, और आपका विधान परिषद राज्यसभा के इक्वल मान रहे हैं हम पढ़ने के लिए, सिर्फ समझने के लिए। अदरवाइज तो देखिए बहुत अंतर है, ज़मीन आसमान का अंतर है। लेकिन हमें ध्यान भी तो रहना ना, इतना सा दिमाग, हम कैसे इतनी सारी चीज़ें दिमाग में रख पाएंगे। तो इसलिए हमने सिर्फ इतना अंडरस्टैंडिंग के लिए ये मान के चले हम। तो 107 और 196 196 सेम है, कोई अंतर नहीं, कोई भी अंतर नहीं। अब 108 देखिए, 108 कुछ दशाओं में सदनों की संयुक्त बैठक, अब जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस इन सर्टेन कंडीशन, ये एग्जाम में आया था। तो इसके देखिए पूछा क्या गया था, इससे पूछा ये गया था, पहला तो इसका आर्टिकल ध्यान रखिए कि 108 में जॉइंट सिटिंग वाला, ठीक। अब इसका क्वेश्चन आया था कि इसकी अध्यक्षता कौन करता है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है जॉइंट सिटिंग की। तो यही इंपॉर्टेंट है इसमें से, बाकी का हम पढ़ेंगे सब, लेकिन इसमें यही है कि इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं। तो इनकी अध्यक्षता जॉइंट सिटिंग की राष्ट्रपति करते हैं, बस इतना आप ध्यान में रखिए, ठीक है। अब देखिए, अब बात आती है, हम पढ़ते हैं ऐसे वर्ड बाय वर्ड आपका। यदि किसी विधेयक के एक सदन द्वारा पारित किए जाने और दूसरे सदन को पारित किए जाने के पश्चात, मतलब एक ने पारित कर दिया और दूसरे सदन को भेज दिया, पारित करना भेज देना, ठीक, उनको भेज दिया दूसरे सदन को। अब वहां पर दूसरे सदन द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया गया,
रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने अस्वीकार कर दिया, ठीक। या फिर विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों के बारे में दो सदन अंतिम रूप से असहमत हो गए हैं, वो कुछ बोल रहे हैं, ये कुछ बोल रहे हैं, मतलब मान नहीं रहे एक दूसरे की बात। दूसरे सदन के को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 6 माह से अधिक बीत गए। अब मतलब वो पारित उन्होंने किया 6 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया है, तो उन कंडीशंस में देखिए, तो उस दशा के सिवाय जिसमें लोकसभा का विघटन होने के कारण बिल लैप्स हो गया। अब उस कंडीशन को छोड़ दिया जाए तो अब यदि लैप्स हो गया तो फिर बात ही खत्म। लैप्स हो गया तो बात खत्म। लैप्स कब हो जाएगा? जब लोकसभा ने उसको पारित कर दिया है और राज्यसभा को भेज दिया और लोकसभा का ही विघटन हो जाता है तो वो लैप्स हो जाएगा, ठीक। तो ये उसको छोड़कर, क्योंकि वहां तो फिर लैप्स हो गया तो किसकी मीटिंग और किस पॉइंट के लिए मीटिंग, ठीक है ना। तो ऐसा उस कंडीशन को छोड़ा गया है। राष्ट्रपति विधेयक पर विचार विमर्श करने और मत के प्रयोजनों के लिए दोनों सदनों को संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए आहूत करने के अपने आशय की सूचना संदेश द्वारा देंगे, ठीक। और देखिए इसमें एक चीज़ और है, इसमें एक चीज़ नोट कर लीजिए कि ज्वाइंट सिटिंग वाली जो बात है 108, ये कोई भी इसकी बात धन विधेयक को लागू नहीं होगी। ये इंपॉर्टेंट है कि क्या ये धन विधेयक को लागू होता है, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है आपसे, तो नहीं, धन विधेयक के लिए नहीं है, मनी बिल के लिए ये नहीं है, ठीक। अब इसके बाद आती है देखिए बात आपकी 109 देखिए। अच्छा, ज्वाइंट सिटिंग वाला एज सच तो वहाँ है नहीं, ज्वाइंट सिटिंग तो सिर्फ यहीं पर होना है, वहाँ राज्य में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अब आती है बात आपकी 109 धन विधेयक। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, आपका स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल्स। मनी बिल्स अच्छा है, देखिए आपके लिए प्री में भी आता है और मेंस में भी लिखने आता है, हर साल पूछ लिया जाता है किसी न किसी रूप में। तो बहुत अच्छा चल रहा है देखिए वीडियो, और आप बिना स्किप कीजिए प्लीज़ देखते जाइए, नहीं तो इंपॉर्टेंट चीज़ छूट जाएगी। लास्ट वीडियो में मैं कह चुका हूँ कि पता पड़ रहा है आपने थोड़ा सा स्किप किया और वही एग्जाम में आ गया, और वो फिर आपका वीडियो देखने का कोई मतलब ही नहीं रहा। इसलिए देखिए एक वीडियो देखने से यदि आपके 2 नंबर भी आ रहा है, मैं तो ये कह रहा हूँ मिनिमम 10 आएंगे, 20 आएंगे, आ सकते हैं, लेकिन एक वीडियो देखने से आपके 2 नंबर भी यदि आ रहे हैं तो वो वीडियो देखना आपके लिए सक्सेसफुल है, ठीक है। नोट जरूर करते जाइए, आप नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि देखिए आप ऑनलाइन तो मुझसे पढ़ नहीं रहे हो, आप क्लासेस अटेंड कर नहीं रहे हो, आप यूट्यूब के वीडियोस से पढ़ रहे हो, तो बस आप वैसे ही पढ़ो कि बुक लेकर और कॉपी लेकर बैठो अपने वहाँ पे घर पे, और बस वीडियो के साथ में जो जो आपको अच्छी चीज़ मिले उसे नोट करते जाइए, नोट्स बनाइए, क्योंकि देखिए नोट्स ही नहीं बनाओगे ना तो फिर आप अपने सफलता कैसे प्राप्त करेंगे। देखिए रिवीजन भी तो करना है, सिर्फ पढ़कर हम यहाँ से सुना इधर से निकल गया तो वो कोई मतलब नहीं। देखिए नोट्स बनाना ज़रूरी है, नोट्स बनाते जाइए, बुक में टिक करिए, बढ़िया जो मैं बोलता हूँ इंपॉर्टेंट है तो आप इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए, रिवीजन करते समय बहुत काम आएगा। धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अब धन विधेयक देखिए क्या है, वहाँ हमने क्या पढ़ा था, साधारण विधेयक से कंपैरिजन करते हम चलेंगे, अंतर क्या है। तो देखिए वहाँ पे क्या था, वहाँ पे दोनों में से किसी भी सदन में इनिशिएट हो जाता है, ओरिजिनेट हो जाता है, ठीक। यहाँ पे क्या है, धन विधेयक राज्यसभा में स्थापित नहीं किया जाएगा, मतलब फिर राज्यसभा नहीं किया तो कहाँ पर किया, तो लोकसभा में किया जाएगा। मींस आपका धन विधेयक लोकसभा में ही ओरिजिनेट किया जाएगा। मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। क्लियर मेंशन है, ये अच्छी चीज़ें, ध्यान रखने वाली चीज़ें देखिए इंटरव्यू में भी पूछा जाता है और मेंस में भी लिखने आता है, ठीक। अब दूसरी बात, ये धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए पारित किया जाएगा। सिफारिश के लिए आपको कुछ अच्छा लग रहा है तो बताइए, नहीं लग रहा है तो भी हम हमारे हिसाब से चलेंगे, यही धन विधेयक है बस देखा जाए तो। लेकिन हम वर्ड बाय वर्ड पढ़ रहे हैं तो देखिए सिफारिशों के लिए इनके पास भेजा जाता है राज्यसभा के पास। अब राज्यसभा विधेयक की प्राप्ति की तारीख से 14 दिन की 14 डेज वाला जरूर नोट कर लीजिए, अंडरलाइन, कि 14 दिन की अवधि के अंदर विधेयक को अपनी सिफारिशों सहित लोकसभा को लौटा देगी, और ऐसा होने पर लोकसभा राज्यसभा की सभी या किन्हीं सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है ये मनी बिल पूरा, ठीक है। मतलब उन्होंने जो सिफारिश दी तो ये लोकसभा के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि उसे स्वीकार करे या ना करे,
ठीक। उसके बाद देखिए, यदि वो स्वीकार कर लेते हैं तो फिर धन विधेयक राज्यसभा द्वारा सिफारिश किए गए और लोकसभा द्वारा स्वीकार किए गए संशोधनों सहित दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया समझा जाएगा। ये आपका 3 है। अब उसके बाद देखिए, यदि लोकसभा राज्यसभा की किसी भी सिफारिश को स्वीकार नहीं करती है तो धन विधेयक राज्यसभा द्वारा सिफारिश किए गए किसी संशोधन के बिना दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित किया गया समझा जाएगा जिसमें वह लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, ये आपका पूरा देखिए, ये आपका हुआ धन विधेयक। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा बस ध्यान रखने वाली 2 चीज़ें। 14 डेज ज़रूर ध्यान रखना आप। ठीक, राज्यसभा के पास जब जाता है ना बिल, धन विधेयक मनी बिल, तो 14 डेज के अंदर इनके लिए उसे रिटर्न करना पड़ता है लोकसभा के लिए। ठीक, अब लोकसभा के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि इनकी सिफारिशों को माने या ना माने। लोकसभा में ही स्थापित किया जाएगा, लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा, राज्यसभा में नहीं। बस ये 2-3 चीज़ें हैं, पर यही लिखने के लिए 8-8 नंबर के आते हैं। बताइए आपके सिविल जज के मेंस एग्जाम में इस तरह के धन विधेयक। अब अच्छा, अब धन विधेयक की परिभाषा से पहले मैं 109 और वहाँ आपको रिलेट कर दूँ, आपको कुछ भी चेंज नहीं मिलेगा। 109 आपका 109 + 89 आप करेंगे तो देखिए आपको मिलेगा 198 मिलेगा, 198। तो यहाँ पर जो पेजेस टर्न तो करिए आप, फिर देखिए आपको मिलेगा धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया, और धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया ये 109 में थी। सेम बिल्कुल, बस अंतर क्या है, यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा वाली बात चल रही है, यहाँ पे विधानसभा विधान परिषद वाली बात है। तो ये राज्य के लिए है और वो केंद्र के लिए है। 198 198 पूरा सेम टू सेम वही है। अब देखिए ये चीज़ जहाँ पर विधान परिषद है वहाँ पर ये चीज़ आएगी कि अब विधान परिषद की सिफारिशों के लिए भेजा जाएगा। विधान परिषद में से स्थापित नहीं किया जाता, इसको विधान सभा में ही स्थापित किया जाता है, ओरिजिनेट किया जाता है। ठीक है, वहीं पर पेश होगा, वहीं पे प्रस्तुत किया जाएगा विधानसभा में। अब ठीक, अब जहाँ पर विधान परिषद है ही नहीं, जहाँ विधान परिषद नहीं है, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि कुछ राज्य हैं, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये जो है, और तेलंगाना, तमिलनाडु, ये जो इनमें से एक राज्य है तमिलनाडु, जहाँ पर अभी वर्तमान में रिसेंटली विधान परिषद समाप्त कर दी गई है। तो बाकी ये 5-6-7 जो राज्य हैं यहाँ पर ही विधान परिषद है, और तो कहीं है भी नहीं। ठीक है, तो इन्हीं जगह की यदि बात हो रही है तो फिर वो पहले विधानसभा में पेश होगा, विधान परिषद के लिए भेजा जाएगा। 14 डेज वाली बात है, वही सेम टू सेम यहाँ पर है, वही पूरा वहाँ है। आप यदि 109 पढ़ लोगे तो आप 198 198 ईजिली समझ लोगे। ठीक, अब आपकी बात आती है, देखिए धन विधेयक की परिभाषा। धन विधेयक की परिभाषा क्या है, ये आपकी 110 में है, और इसी तरीके से आपकी पूछी गई है एग्जाम में कि धन विधेयक की परिभाषा किस सेक्शन में है। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि 110 है और 89 ऐड करेंगे तो 199 हो जाएगी। यहाँ बिल्कुल सही बात है। तो जो क्वेश्चन आएगा ना आपका, क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन में यदि 199 नहीं है तो आपको 110 पर ही टिक लगाना है। ठीक, यदि दोनों हैं तो फिर आपका क्वेश्चन में उस तरीके से पूछा जाएगा, क्वेश्चन उस तरीके से पूछा जाएगा, केंद्रीय राज्य का सच लिखा हुआ आपको मिलेगा ही मिलेगा, नहीं तो दोनों आंसर सही है। फिर तो धन विधेयक की परिभाषा 110 में यहाँ पर भी है और 199 में धन विधेयक की परिभाषा यहाँ पर भी है, दोनों जगह ही तो है। तो वो थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर, मतलब थोड़ा सा चेंज करते हुए आपके लिए क्वेश्चन में देंगे ही देंगे, या फिर वो ऑप्शन नहीं देंगे। जैसे 110 नहीं दिया तो 199 मिलेगा वहाँ पर, तो 199 को टिक करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात आती है धन विधेयक की परिभाषा क्या है। किसी कर का अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन या विनिमय टैक्स वाली बात आ रही है। देखिए ठीक, भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने, कोई प्रत्याभूति देने का विनियमन, संचित निधि वाली बात आ रही है इसमें। देखिए कंसोलिडेटेड फंड, तो ये टैक्सेस और संचित निधि, बस ये 2 वर्ड यदि आप ध्यान रखोगे ना तो आप धन विधेयक की परिभाषा में वहाँ पर टिक लगा सकते हो यदि पूछा जाता है तो। वैसे तो आर्टिकल वाइज ही पूछा गया आज तक, तो बाकी चीज़ें नहीं पूछी गई। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ जरूर पढ़ने वाली है, इसका 3 देखिए आप, 110 का 3 जल्दी से आप देखिए और उसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए आप। क्या कि यदि यह प्रश्न उठता है, यदि यह प्रश्न उठता है इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट,
ये पूछा गया था लगभग मान के चलिए पिछले 25 सालों का रिकॉर्ड यदि आप देखोगे ना तो कम से कम 10 से 12 बार ये प्रश्न आया है कि यदि ये प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो फिर ये इसको डिसाइड कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसको डिसाइड कौन करता है? तो वो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनका विनिश्चय अंतिम होगा। बहुत अच्छा, देखिए ये, इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट, द डिसीजन ऑफ द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल देयर ऑन शैल बी फाइनल। स्पीकर हाउस ऑफ द पीपल, तो ये बहुत अच्छा, देखिए लोकसभा के अध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होगा, ये इसमें देखिए पूछा गया था। अब इसके बाद देखिए 110 जो है आपका, 110 में यदि हमने, तो वही चीज़ आएगी देखिए 199, और इसमें भी यदि राज्य के संबंध में यदि सच बात आ रही है कि धन विधेयक है या नहीं है, तो फिर किसका होना चाहिए? अब आप बताइए, किसका डिसीजन फाइनल होना चाहिए? भाई आपको मालूम है वहाँ लोकसभा के अध्यक्ष का है, तो लोकसभा को हम विधानसभा के तुल्य मानते हैं ना, इक्विवेलेंट मानते हैं पढ़ने के लिए। तो फिर यदि धन विधेयक के संबंध में कोई डाउट क्रिएट हो रहा है कि ये है या नहीं है, तो फिर विधानसभा के अध्यक्ष का जो डिसीजन है वो फाइनल होगा। भाई लोकसभा वहाँ है तो विधानसभा यहाँ होगा, तो यही तो कितना अच्छा है। देखिए याद रखने के लिए कि आपको इतने, एक आर्टिकल पढ़ रहे हैं दूसरा क्लियर हो रहा है, एक पढ़ रहे हैं दूसरा क्लियर हो रहा है, तो ये आप कभी नहीं भूलोगे ये। अब इसके बाद पढ़ने वाली बात आती है हमारी, देखिए एक इसी तरीके से पूछा गया था वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण किस आर्टिकल में है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण हमारा 112 में है। 112 याद कैसे रखोगे? वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक मतलब हमें समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं, यदि देखो आता है तो बेहतर है, याद है तो बेहतर है, सब मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ आपसे, और आने वाले जितने भी मेरे 100, 150, 200 वीडियो भी हो जाएंगे ना, तो मैं आपसे यही बोलता रहूँगा कि यदि आपको याद है तो बेहतर है, पर भूल रहे हैं तो उसके लिए हमें एकदम से अब दिमाग दौड़ाना है, इधर उधर देखने से आंसर आपको नहीं मिलेगा। ठीक, आप क्या सोचोगे कि यार इसमें तो वार्षिक वित्तीय विवरण वाली बात पूछी जा रही है, तो वार्षिक मतलब हमारे वशिष्ठ सर ने बताया था कि वार्षिक मतलब एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं ना, इसलिए तो 112 में है ये। हाँ, अब नहीं भूलेंगे कभी, अब नहीं भूल सकते। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में क्या होगा? 110, 111, 112, 113, ठीक है, तो ये 12 नंबर आप फिर कभी नहीं भूलोगे। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं ना, तो एक वर्ष में 12 महीने 112, एक वर्ष में 12 महीने 112, क्या बात है, अब नहीं भूलेंगे। अब उसके बाद देखिए 112 हमें याद हो गया, तो एक छोटी सी ट्रिक और नोट कर लीजिए आप लोग, क्या 111 तक ही था ना 89 वाला फॉर्मूला? अब ये 112 से, मैंने भी बीच में बोला था आपको कि 112 से 124 तक दूसरा फॉर्मूला मिलेगा, इससे आपकी 24-25 आर्टिकल्स क्लियर हो जाएंगे। तो उसको नोट कर लीजिए, वो फॉर्मूला है आपका केंद्रीय उपबंध प्लस 90। वहाँ 89 ऐड किया था हमने, यहाँ 90 ऐड करेंगे, बस इस इतना ही याद रखने को बोलूँगा, बाकी कुछ नहीं। ठीक, मतलब 112 प्लस 90, क्योंकि 112 से 90 वाला फॉर्मूला शुरू हो रहा है, तो केंद्रीय उपबंध प्लस 90 इज इक्वल्स टू राज्य के उपबंध। बस इतना ध्यान रखो आप। तो ये 112 से लेकर कहाँ तक फॉलो होगा? ये आपका 124 तक। 112 से 124 तक टोटल 13 आर्टिकल हैं, और 13 यहाँ पर है तो 13 वहाँ पर, टोटल 26 आर्टिकल्स आपके इस प्लस 90 वाले फॉर्मूले से क्लियर हो जाएंगे। तो कितना अच्छा है, हमें तो प्लस 89 भी याद रखा था हमने, तो उससे हमारे लगभग फॉर्मूले से लगभग 80 to 90 आर्टिकल्स क्लियर हुए थे। अब यहाँ पर हमारे लगभग 26 आर्टिकल्स क्लियर हो जाएंगे। कितना अच्छा है, 1/3 ऑफ द पार्ट हमारा सिर्फ और सिर्फ 2 फॉर्मूले से ही कवर हो रहा है, प्लस 89 वाले से और प्लस 90 वाले से, तो हम ध्यान रख लेंगे इसको भैया। अच्छा, अब बात आती है हमारी कि 112 से 124 तक प्लस 90 वाला है ना, तो अब हमें पता चल गया कि वार्षिक वित्तीय विवरण तो 112 में है, लेकिन एक वार्षिक वित्तीय विवरण अभी हम पढ़ा नहीं है, इसमें क्या है, अभी तो सिर्फ हेडिंग पढ़ रहे हैं अपन। वार्षिक वित्तीय विवरण जो है पीछे भी है एक जगह, टर्न करिए, 112 में जब 90 ऐड करेंगे तो 202 हो जाएगा, तो 202 में भी वार्षिक वित्तीय विवरण है। अब समझ में आया कि ये तो 90 वाला भी फॉर्मूला बराबर काम कर रहा है आपका। ठीक है, तो ये क्या हुआ देखिए,
वार्षिक वित्तीय विवरण 112 केंद्र के लिए है और वहाँ राज्य के लिए है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए, राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिए प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाएगा। मतलब कितना कमाया आपने और कितना खर्च किया, बस ये आप बताइए, इतना ही है वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक, विवरण रखवाएगा और इस भाग में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। वित्तीय वर्ष जो है हमारा कब से कब तक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हमारा होता है आपका वित्तीय वर्ष। ठीक, तो ये वित्तीय वर्ष जो है ये इसमें आपने कितना कमाया, कितना खर्चा किया, ये पूरा विवरण जो है वो आप बताइए। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दीजिए आप। तो ये साल भर के उनको राष्ट्रपति ये कहते हैं, कहाँ पर, केंद्र की दशा में 112, सेम टू सेम वही, केंद्र के लिए राष्ट्रपति तो राज्य के लिए राज्यपाल। तो यहाँ देखिए राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष उस राज्य की उस वर्ष के लिए प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाएगा। खर्चा कितना हुआ, कितनी कमाई हुई, ये बताइए। तो ये वार्षिक वित्तीय विवरण हुआ हमारा। कितना इजी कर दिया मैंने, देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन आप लोगों के लिए, कभी नहीं भूलोगे, पूरे बराबर। देखिए अब एडीपीओ वाले जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनको देखिए कॉन्स्टिट्यूशन सिलेबस से ही हट गया है। अब तो सिविल जज वाले ही हैं, सिविल जज वालों के लिए आएगा 10 मार्क्स का आपका कॉन्स्टिट्यूशन का आता है। तो 10 क्वेश्चन 10 आउट ऑफ 10 ही मिलना चाहिए मेरे सभी स्टूडेंट्स के लिए। एक भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए आपको मैं सब चीज़ें कवर करता चल रहा हूँ। आप पिछले जो 6 वीडियो देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा। और मेरे वीडियोस काफ़ी स्टूडेंट देख रहे हैं, बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक चीज़ मैं यही थोड़ा सा इस मैटर को रोक के मैं बोलना चाहता हूँ कि देखिए मुझे बहुत कॉल आते हैं स्टूडेंट्स के, आप लोग मुझे बहुत कॉल करते हो, बहुत अच्छा लगता है मुझे, तारीफ़ भी करते हो, अच्छा लगता है, वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं, अच्छा लगता है। और कुछ लोग देखिए वेट करते हैं मेरे वीडियो का, मुझे ये भी बहुत अच्छा लगता है। आप लोग मेरे वीडियो का वेट करते हो, सर अगला वीडियो कब आएगा, मैसेज भी करते हैं, तो अच्छा लगता है मुझे, देखिए। और ये अब मुझे अच्छा तब लगेगा और जबकि आप लोगों का रिजल्ट अच्छा आएगा कमिंग एग्जाम्स में। देखिए सिविल जज में और एडीपीओ तो मैं तो अब हट ही गया, लेकिन हाँ एक दो चीज़ें बस उसमें जीके में रख ली है उन्होंने, जो कि प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड, राष्ट्रपति से रिलेटेड, तो वो जीके में उन्होंने कवर कर लिया। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन तो उन्होंने अब हटा दिया है। ठीक है, चलिए अब आती है बात हमारी 112 वार्षिक वित्तीय विवरण यहाँ पर, और ये 202 ये हम पढ़ चुके हैं। 112 के बाद अब हमारे पढ़ने वाला जो आता है 112 में भी, हाँ 112 में ठीक है, ये आप देख लेना, बहुत ज़्यादा नहीं है। देखिए क्या, ऐसे तो हम पढ़ने लगेंगे ना तो हमारा ख़त्म ही नहीं होगा। ठीक है, ख़त्म ही नहीं होगा, आपको इसको बहुत ज़्यादा फिर लिमिटेड करना पड़ेगा। सारे आर्टिकल्स आप ध्यान रख नहीं सकते हो, जो ज़्यादा ज़रूरी है हमें वो देखना है। 117 देखिए, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। तो जो वित्त विधेयक वहाँ पर उन्होंने बताया था ना, साधारण विधेयक की परिभाषा में कि 109 और 117 को छोड़कर, ठीक है, तो ये वित्त विधेयक वाली बात आ गई। यहाँ पर 117 में है, 117 में अनुच्छेद 110 के खंड 1 के उपखंड ख से करने वाला विधेयक का संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पूर्व स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और ऐसा उपबंध करने वाला प्रत्येक विधेयक राज्यसभा में स्थापित नहीं किया जाएगा। मतलब देखिए क्या है कि इसको भी राज्यसभा में स्थापित नहीं किया जाएगा, लोकसभा। अब राज्यसभा में नहीं तो कहाँ पर, फिर लोकसभा में। बस यही इसमें है। बाकी का वित्त विधेयक के लिए प्रक्रिया आप 117 नंबर ध्यान रखना। 117 स्पेशल प्रोविजंस एज टू फाइनेंशियल बिल्स, यही सेम देखिए वहाँ पर जाएंगे अपन तो आपको मिलेगा 207 में। क्यों? क्योंकि देखिए अब 117 117 में 90 वाली ट्रिक काम आएगी ना, क्योंकि 111 तक की थी 89 की, तो उसके बाद 112 से 124 तक हमारी प्लस 90 वाली है। ठीक है, तो ये 117 117 प्लस 90 यदि करेंगे तो 207 मिलेगा। तो 207 हमारे लिए सेम वही है, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष प्रक्रिया। और ये प्रत्येक जो विधेयक विधान परिषद में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा, मतलब विधान सभा में ही होगा। सेम वर्डिंग से कोई भी अंतर
नहीं है। 207 नंबर ध्यान रख सकते हैं आप। अच्छा, उसके बाद जो है, उसके बाद आपका संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, ये 120 है। ठीक, अच्छा 120 है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, और 120 में 98 करते तो देखते क्या मिलता है अपने लिए। 98 मिलेगा विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अरे वाह, ये ट्रिक तो कितनी बढ़िया काम कर रही है। मतलब देखिए, हमने याद रखने के लिए बताया ना आपको कि संसद को विधानमंडल के तुल्य मानते हैं, लोकसभा को हम आपके विधानसभा के तुल्य मानते हैं, और आपका राज्यसभा को विधान परिषद के। तो ये संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा है ना इधर, वहाँ पर विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। तो आपको 120 ध्यान है तो 210 भी ध्यान हो जाएगी। इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे तो भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी, पार्ट 17 में राजभाषा के बारे में बताया गया है, उसके होते हुए भी आर्टिकल 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। ये इतना ध्यान रखिए, 120 में हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। परंतु क्या है, राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को जो हिंदी या इंग्लिश में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा। राज्यसभा के सभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, उनको जिनको हिंदी भी नहीं आती और जिनको इंग्लिश भी नहीं आ रही है, दोनों नहीं आ रही, तो फिर वो अपनी लोकल लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं। उनको परमिशन लेना पड़ेगी अध्यक्ष से, लोकसभा के अध्यक्ष से और राज्यसभा के सभापति से। ठीक, अब बात आती है देखिए कि ये 120 के बाद जब हमने ऐड किया 90 तो 210 आया, तो 210 भी सेम टू सेम वही है क्या कि आपका राजभाषा या राजभाषाओं में या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ ऐड कर दी उन्होंने, राजभाषा या राजभाषाओं, मतलब जिस राज्य की जो भाषा है, जैसे तमिल भाषा है जिसकी, ठीक है, उड़िया है, तो ये जो भी वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वहाँ पर या फिर हिंदी में या फिर इंग्लिश में, ये स्टेट के लिए है ना, राज्य के लिए है, तो वहाँ के हिसाब से बस यही है इसमें। और बाकी का यदि कोई इन चीज़ों में भी नहीं, तो जिसमें वो बोल सकते हैं वो उसके लिए उन्हें परमिशन लेना पड़ेगी विधानसभा के अध्यक्ष से या विधान परिषद के सभापति से। जहाँ विधान परिषद होगा वहीं तो सभापति वाली बात आएगी, तो ये उनसे अनुज्ञा ले सकेंगे, परमिशन ले सकेंगे और उसके बाद अपने मातृभाषा में भी बोल सकते हैं। और उसके बाद आती देखिए 121 आर्टिकल जो है, 121 बहुत अच्छा आर्टिकल है, बहुत बढ़िया आर्टिकल है ये। आप जो है 121 और 122 दोनों आर्टिकल बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे आर्टिकल हैं। तो देखिए, संसद में चर्चा पर निर्बंधन मीन्स रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन पार्लियामेंट क्या है। देखिए, उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए आचरण के विषय में संसद में कोई चर्चा नहीं की जाएगी, यही इसमें है। देखिए, मतलब ये जो है आपके उस उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के या किसी हाई कोर्ट के जजेस के जो आचरण के बारे में, कर्तव्य के निर्वहन में, उसमें संसद में कोई चर्चा नहीं की जाएगी। ये 121 में आपका लिखा है। 121 में 90 हम ऐड करेंगे तो संसद है ना, तो संसद है तो उसमें वहाँ पर क्या मिलेगा आपके लिए, संसद है तो विधानमंडल, तो विधानमंडल में चर्चा पर निर्बंधन, उच्चतम न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश के कर्तव्य के निर्वहन के बारे में विधानमंडल में कोई चर्चा नहीं होगी, सेम टू सेम, बस संसद है, जहाँ संसद है वहाँ विधानमंडल है। तो 211 आपका कंप्लीट हुआ। 121 के बाद 122 आता है। अब देखिए, ये जब इनके लिए कर रहे हैं तो ये भी उनका फेवर करेंगे फिर, है ना। तो कैसे, न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच ना किया जाना, 121 122 ऐसे ही हम ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर अब वो संसद की कार्रवाइयों की जांच ना किया जाना है 122 में, और ऐसे 122 में 98 करेंगे आप तो वही मिलेगा, न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्रवाइयों की जांच न किया जाना, सेम टू सेम है। राज्य के विधानमंडल की किसी कार्यवाही की विधि मान्यता की प्रक्रिया की किसी अभिकथित अनियमितता के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, इनकी किसी कार्रवाई की कोई जांच नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारा देखिए 123 तक हमारा ये कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद देखिए
इसके बाद आपका आता है 122 तक हुआ, 123 124 तक है ना अपना ये फॉर्मूला, तो अपन ये फॉर्मूला कंप्लीट कर लेते हैं। 123 देखिए क्या, संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। तो ये राष्ट्रपति की शक्ति जो बहुत अच्छा है, देखिए ऑर्डिनेंस पास करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। ऑर्डिनेंस पास करते हैं राष्ट्रपति 123 में 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे नंबर ध्यान रखना 1 2 3, और ये 1 2 3 राष्ट्रपति के अध्यादेश पारित करने की शक्ति है। और चूंकि ये हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है, क्योंकि 124 तक है ना फॉर्मूला आपका प्लस 90 वाला, तो 123 में प्लस 90 कर दीजिए आप। तो प्लस 90 करेंगे तो 123 प्लस 90 हो गया हमारा 213। तो 213 में आपको मिल जाएगा राज्यपाल की ऑर्डिनेंस पास करने की शक्ति। मतलब यहाँ राष्ट्रपति की है, यहाँ राज्यपाल की है, क्योंकि राज्य के लिए तो राज्यपाल ही होता है ना। आप लोग पेजेस टर्न करिए तो आपको मिल जाएगा विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति। तो ये 123 और 213 इस तरीके से आप लोग ध्यान रखना, कभी नहीं भूलोगे। अब कब, जबकि विश्रांति काल हो उस समय को छोड़कर, जब संसद के दोनों सदन सत्र में हैं तो थोड़ी करेंगे ऑर्डिनेंस पास। ठीक, यदि किसी समय राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिसके कारण तुरंत कार्रवाई, इसको अंडरलाइन करिए आप, तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक है, हो गया है, तो वह ऐसे ऑर्डिनेंस पास कर सकेंगे जिन्हें परिस्थितियों में अपेक्षित प्रतिकूल, जो उन्हें अच्छा लगे वो कर सकते हैं। बस तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक है, एक ये हो गया। दूसरा, जब दोनों सदन सत्र में नहीं है, एसेंशियल इंग्रेडिएंट है ये इस आर्टिकल के, ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए अब इसकी लिमिटेशन वाली बात आती है कि इस अनुच्छेद के अधीन प्रख्यापित अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होगा जो संसद के अधिनियम का होता है, किंतु प्रत्येक ऐसा अध्यादेश संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा और संसद के पुनः संवेद होने से 6 सप्ताह की समाप्ति पर, या यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले दोनों सदन उसके अनुमोदन का संकल्प पारित कर देते हैं तो इनमें से दूसरे संकल्प के पारित होने पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा। 6 वीक वाली कंडीशन अच्छे से ध्यान रखना है हमारे लिए। राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय वापस ले लिया जाएगा, बहुत अच्छा है ये आर्टिकल 123। और उसके बाद आती है हमारी 213 सेम टू सेम वही, उस समय को छोड़कर जबकि विधान दोनों सत्र में नहीं है। ठीक, राज्य की विधानसभा सत्र में, विधान परिषद वाले राज्य में, ये दोनों सदन सत्र में है, तो ये सत्र में नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिए। और तुरंत कार्यवाही करना आवश्यक है, वही 6 सप्ताह वाली बात यहाँ पे भी है। और वही राज्यपाल द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकेगा। आप बहुत सारा मत पढ़ो, ध्यान रखो, इतना सारा लिखा है इनमें, आप तो सिर्फ इनका सार देखो, जिस्ट देखिए इसका कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, उतना ही यदि आप लिख दोगे ना तो आपको नंबर मिलेंगे। ठीक, अब बात आती है हमारी, देखिए एक चीज़ इसका लास्ट वाला और पढ़ लेते हैं, 124 वाला जो हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है। 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन, हाई कोर्ट, आपका सुप्रीम कोर्ट, एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट 124। अच्छा, 124 जो है सुप्रीम कोर्ट के बारे में है, 124 सुप्रीम कोर्ट के बारे में। और यदि हम 124 में प्लस 90 ऐड कर लेंगे तो 214 मिल जाएगा। 214 आपका हाई कोर्ट है। अरे वाह, कितना सिंपल हो गया। 124 सुप्रीम कोर्ट, 214 हाई कोर्ट। ये देखिए, आप जब पीछे देखेंगे आपका तो राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, ये आपका 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। ठीक, अच्छा, अब इसमें हम थोड़ा सा एक चीज़ देख लेते हैं कि उच्च न्यायालय वाली बात आ रही है ना, तो उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। सबसे पहला तो हम यही देखेंगे, शुरुआत हम यहीं से करते हैं, स्थापना कब हुई थी उच्च न्यायालय की। तो इसकी एक डेट है, देखिए 28 जनवरी 1950। पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है, तो आगे भी पूछा जा सकता है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, 28 जनवरी 1950। ठीक है, अच्छा, अब आती है कि उच्चतम न्यायालय में कितने जजेस होते हैं, टोटल कितने जजेस होते हैं। तो देखिए, उच्चतम न्यायालय में इसमें लिखा है भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, और जब तक संसद विधि द्वारा कोई भेद नहीं करती तब तक 30 से अनधिक
30 से अनधिक, इसमें लिखा है एक्चुअली, लेकिन अब इसमें अमेंडमेंट हो गया है। क्या अमेंडमेंट हो गया है? 3 और बढ़ गए हैं। देखिए 3 उन्होंने संख्या और बढ़ा दी है। लिखा ना संसद विधि आरोपबंदी नहीं करती, तो संसद ने नियम बना दिया, ठीक है। 3 जजेस संख्या और बढ़ा दी है। तो अब ये मुख्य न्यायमूर्ति के अलावा जो चीफ जस्टिस है उनके अलावा 33 जज, यानी अब यदि ये आपसे पूछा जाए कि टोटल कितने जज, तो फिर आपको 34 बताना है, टोटल 34। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI के अलावा तो 33 बताना है, ठीक है। 33 + 1 मीन्स आपका 34 जजेस, ये आपके लिए है, इसमें है। अच्छा, उसके अलावा इनकी एज, किस एज तक ये काम कर सकते हैं, रिटायर कब होता है, तो 65 है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल में देखिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 60 है। हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट जजेस की रिटायरमेंट की एज है 62 और सुप्रीम कोर्ट की 65। तो यही इसमें आपको मिलेगा 124 में। अब इसके बाद 124 में ये कि कैसे इनको कोई न्यायाधीश कब पद त्याग वगैरह करेंगे ना, तो कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा, राष्ट्रपति को संबोधित हस्ताक्षर से लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। किसी न्यायाधीश को खंड 4 में उपबंधित तरीके से हटाया जा सकेगा। 4 में क्या लिखा है, देखिए 4 में लिखा है आपका, 4 में क्या लिखा है कि उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक साबित कदाचार या असमर्थता, इसे अंडरलाइन कर लो, किस आधार पर, तो साबित कदाचार, मतलब कदाचार भी साबित होना चाहिए, साबित कदाचार या असमर्थता, असमर्थ है तो फिर उनको पद से हटाया जाएगा, बाकी के किसी तरीके से नहीं। अच्छा, अब आती है बात हमारी कि फिर दोबारा नीचे आ जाते हैं, दोबारा ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ऊपर बोल दिया 4 में उपबंधित रीति, तो हमें 4 पढ़ना जरूरी था कि 4 क्या है। अब तीसरा देखिए, कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जबकि वह भारत का नागरिक है। अब इसकी आ गई क्वालिफिकेशन वाली बात आ गई, ठीक है। तो तब नंबर 1 होता कि नागरिक होना चाहिए भारत का, तो ठीक है वो तो। दूसरा, उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, एक हाई कोर्ट का या 2 हाई कोर्ट का कम से कम लगातार 5 वर्ष तक ये वहाँ पे न्यायाधीश रहे हों। और एक कंडीशन और है, किसी उच्च न्यायालय का ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। तीसरा, राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो। तो ये ध्यान रखिए, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए ये वाली जो तीनों कंडीशंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इन्हें। उसके बाद देखिए इसमें एक 4th वाला तो हमने पढ़ ही लिया, साबित कदाचार असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकेगा। अच्छा, इसके बाद भी इनके लिए साबित कदाचार असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने आदेश यदि नहीं दिया है तब तक नहीं हटाया जाएगा। यानी थोड़ा सा टफ प्रोसीजर है, इतना आसान नहीं है सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना, ठीक। ऐसे देखिए क्या है इसका 6 देख लीजिए, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति द्वारा या उनके द्वारा निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में शपथ लें। तो शपथ से पहले बात तो हमारी हर जगह वही आएगी, तो इससे हमें अनुसूची से डरना नहीं है, हर बार वही मिलेगी। तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए आपके प्रयोजन के लिए प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा, ठीक। एक चीज़ और देख लीजिए, इसका लास्ट वाला 124 का 7 कि कोई व्यक्ति, 124 का 7 भी इंपॉर्टेंट समझता हूँ मैं, तो आप उसे नोट करिए इंपॉर्टेंट, कि कोई व्यक्ति जिसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है, सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में पद धारण किया है, तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी न्यायालय में या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन का कार्य नहीं करेगा, मतलब वकालत नहीं करेंगे। वो कुल मिला के सिंपल लैंग्वेज में यही है। देखिए करेंगे तो सारे जजेस उन्हें रिस्पेक्ट देंगे और जो वो बोलेंगे वही मानेंगे, इसीलिए शायद उसमें लिखा हुआ है 124(7) में कि ये कहीं पे भी अभिवचन का कार्य नहीं करेंगे, कहीं पे भी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है। अब आती है बात आपकी 124 तक ही पढ़ेंगे आज हम, बहुत टाइम हो रहा है वैसे भी। अब आप जो है 124 में 98 करेंगे तो 214 हो जाएगा,
214 है आपका राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट फॉर स्टेट्स। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अच्छा ठीक है, अब हमारा 214 हो गया। 214 के बाद देखिए अब हम जो हमारे ट्रिक से रिलेटेड हमने पढ़ा था, वो ट्रिक से रिलेटेड के बाद बीच में कुछ आर्टिकल्स हमारे छूट गए हैं, और इस बीच में हमारे आर्टिकल कुछ छूट गए, राज्यपाल से रिलेटेड वाली कुछ बातें छूट गई हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और उसके बाद फिर हमारा 215 तक होगा। यानी अभी जो हमारा आज का जो वीडियो हो गया हमारा, ये हमारा 214 तक हो चुका है, आर्टिकल 214 तक। और इसके अलावा बीच के कुछ आर्टिकल्स 8-10 आर्टिकल और बचे हुए हैं। तो अगला जो वीडियो आएगा कॉन्स्टिट्यूशन का 8वां वीडियो आपका, हाँ 8वां ही रहेगा, 7वां वीडियो तो ये है ना, ठीक है। तो उस वीडियो में मैं आपका काफ़ी हद तक आपका कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट होगा उस वीडियो में। और उसके बाद एक वीडियो और होगा 9th वीडियो, तो उस 9th वीडियो में आपका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका जो एक 9 वीडियोस का जो बंडल तैयार होगा आपके पास, आपको जब भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना हो आप वो पूरे 9 वीडियोस देख लोगे ना, तो आपका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर रहेगा हमेशा के लिए। कब इनसे बाहर जनरली क्वेश्चन आते भी नहीं है पेपर में। देखिए शुरू के वीडियोज़ में देखिए स्टार्टिंग वाला जो पार्ट है ना, स्टार्टिंग वाले जो वीडियोस है ना, उनमें देखिए कितने अच्छे अच्छे केसेस के बारे में भी मैंने बताया है, उन्हीं से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बनते हैं और आते हैं। अभी हमारा ये मान के चलिए लगभग 80% का पोर्शन तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब से 20% बचा है, इमरजेंसी वाला कुछ पोर्शन बचा है देखिए, और आपके संविधान की संशोधन की प्रक्रिया बची जो इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, उसको मैं मानता हूँ। बाकी का बहुत ज़्यादा अब नहीं बचा हुआ है। हाँ ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा, और अभी कुछ जैसे डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में भी हम पढ़ेंगे, तो ये कुछ अब लिमिट का ही बचा, सिर्फ 20% बचा, 80% तो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन फिर भी हम सारा वर्ड बाई वर्ड पढ़ रहे हैं, हर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को हम पढ़ रहे हैं, कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। जो जिसको कभी टच ही नहीं किया गया, जिसको कभी एग्जाम में पूछा नहीं गया, तो हम उसको छोड़ते चलेंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। देखिए आप हर आर्टिकल हर सेक्शन को दिमाग में रख भी नहीं सकते, तो इसीलिए वो चीज़ें मतलब पढ़ने के लिए आप थोड़ा सा यही आदत डालिए। अभी तो पहला सब्जेक्ट पढ़ रहे हो आप मुझसे कॉन्स्टिट्यूशन, अभी जब आईपीसी भी पढ़ोगे तो आईपीसी की 511 सेक्शंस जो हैं, क्या सारी सेक्शन हमारे दिमाग में रहेगी? नहीं, अपन तो ज़्यादा से ज़्यादा 250-250 सेक्शन पढ़ेंगे बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, कभी पूछा भी नहीं जाता। ऐसी सीआरपीसी में 484 सेक्शन है, तो उसके भी हम लगभग 250-250 से ज़्यादा सेक्शन नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जो आता है, मैं आपसे हर बार कह रहा हूँ, फोकस स्टडी करते हैं अपन, ठीक। फोकस मतलब हमें सिर्फ उसी चीज़ पे फोकस करना है जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है। अपन बहुत ज़्यादा ज्ञानी तो अपन बाद में भी बन जाएंगे, पीएचडी थोड़ी करना है अपन को, एग्ज़ाम क्रैक करना है, ये ध्यान रखिए। ये जो कमिंग एग्ज़ाम है, ये इसमें अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होना चाहिए, इसमें तो आपको सिलेक्शन होना ही है। बस इसी सोच के साथ पढ़िए स्टूडेंट्स, ठीक है। अगली वीडियो में अपन मिलते हैं 8th वीडियो में, 215 से आगे पढ़ेंगे, और कुछ 8-10 आर्टिकल जो बीच में छूट गए उनको कवर करेंगे अपन, ठीक है स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना काफ़ी है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।